Hello everyone, a very warm welcome to this session of Mains Answer Writing. Today I am going to discuss a very important topic, and that is One Nation, One Election. Before starting this session, I want you to understand, आंसर राइटिंग एक स्किल है, एंड लाइक एनी अदर स्किल आप इसे भी इम्प्रूव कर सकते हैं विद प्रैक्टिस. सिर्फ आपके पास दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक कंपोनेंट ज़रूर होना चाहिए, एंड दैट इज़ आपका जेन्युइन इंटरेस्ट हो लिखने में. अगर नहीं है, then you must have a guide, a mentor, or anybody who can guide you, who can point out the mistakes you are doing while writing. आंसर राइटिंग का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है, जैसे आपके लेटर का, एप्लीकेशन का, इन सब का एक फॉर्मेट होता है. आंसर राइटिंग का भी एक फॉर्मेट होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, ये बेसिक फ्रेमवर्क्स हैं. और इसके अंदर आप अपने तरीके से अपने स्किल्स को जितना रिफाइन करते हैं, उतने बेटर लैंग्वेज में आप क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल कर पाते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग ऑल दिस, आई वॉन्ट यू टू हैव फेथ दैट एनीबडी कैन राइट अ गुड आंसर. इफ यू हैव नेवर ट्राइड, ट्राई इट ऑन दिस टॉपिक फर्स्ट. मैं इस टॉपिक को डिस्कस करता हूँ, एंड देन आप इसके ऊपर एक आंसर लिखें. First, I will discuss the topic, and in the end, I am giving a probable question which can be asked in your exam, and then a model answer, a model introduction, and a model conclusion, which can be an example, a guiding path for you to frame your language, your introduction, your conclusion. बहुत बार आंसर राइटिंग में ये देखा गया है, स्टूडेंट्स सही से आंसर फ्रेम नहीं कर पाते हैं. कुछ लोग अगर फ्रेम कर पाते हैं, देन दे एक्सीड द वर्ड लिमिट. उनके आंसर के जो डायमेंशंस हैं वो काफ़ी स्कैटर्ड होते हैं, एंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन इज़ नॉट वेल एड्रेस्ड. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा देखा गया है, दे हैव द गुड लैंग्वेज, गुड कमांड ऑन द सब्जेक्ट, लेकिन जब वो लिखने बैठते हैं तो एक पेज से ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं. कुछ लोग इंट्रोडक्शन नहीं फ्रेम कर पाते हैं, कुछ लोग कंक्लूजन नहीं फ्रेम कर पाते हैं. तो इन सारे डायमेंशंस को मैं एड्रेस करूंगा. आइए देखते हैं आज के टॉपिक को, वन नेशन वन इलेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इशू. ये मुद्दा है पूरे देश में एक साथ इलेक्शन करवाने का. अगर एक साथ इलेक्शंस होंगे तो गवर्नमेंट का खर्च कम होगा, बचत होगी पैसे की. एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो कम इंगेज हो पाएंगी इन रिपीटेड इलेक्शन प्रोसेस में. सो वन नेशन वन इलेक्शन refers to the idea of holding simultaneous elections for the Lok Sabha and all legislative assemblies in India, including the state legislative assemblies and the union territory assemblies. Current situation क्या है? हमारे यहाँ पूरे साल कहीं ना कहीं इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, और इसके वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो अपने प्राइमरी फंक्शन को नहीं कर पाती है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम समझें, स्टेट का गठन क्यों करवाया गया? जब लोग एक कम्युनिटी में रहा करते थे, दे फेल्ट द नीड ऑफ गवर्नेंस, ताकि उस समाज के लिए कुछ नियम हों, ताकि सबका डेवलपमेंट एक डायरेक्शन में हो और वो अपने गोल्स को अचीव कर पाएं, टू बिकम अ डेवलप्ड सोसाइटी. इसलिए लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना ताकि वो उनके लिए नियम कानून बना सके और उसका पालन कर सकें. लेकिन करंट सिचुएशन ऐसा है कि इस पावर की रेस में सबको गवर्नमेंट बनाना है. एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एस्पिरेशंस, और इस वजह से पॉलिटिकल लैंडस्केप में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. And that is how the process of election is repeated and being conducted throughout the year somewhere in our country. Current situation is Indian elections are staggered with Lok Sabha and various state assembly elections happening at different times, often resulting in a near constant election cycle. So you need to have good stock of
keywords and phrase so that when you write the answer, you address the question and the examiner, the evaluator gets the attention when you underline those keywords and phrases. So it leads to near constant election cycle throughout the year. What was the precedence? During 1952 to 1967, this was the norm. स्टेट इलेक्शंस और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस एक साथ ही होते थे. बट पोस्ट 1965 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेड टू फ्रीक्वेंट यूज ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल एंड प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबलीज. और इसके वजह से इलेक्शंस अलग अलग समय पे होने लग गए. What is the recent proposal? Prime Minister Narendra Modi has pitched the concept of one nation, one election at multiple times, aiming for synchronized polls, reduced costs, and election-related disruptions. So, what is the primary motive of it? To save the money. Because जब पूरे साल इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने मशीनरी, अपने लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी पर्सनल का डिप्लॉयमेंट, इस वजह से हमेशा गवर्नमेंट का जो खर्च है वो बढ़ता ही रहता है. अगर सारे इलेक्शंस एक साथ होंगे तो खर्च कुछ ऑप्टिमाइज्ड होगा. प्रपोजल्स में 2016 में 79th रिपोर्ट आई थी ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस. सो दिस वाज द Parliamentary Standing Committee, Parliamentary Committee, which examined the feasibility and highlighted the need for broader consensus. Broader consensus का मतलब क्या है? Consensus among political parties. अगर सारे political parties agree करेंगे तभी legislative assembly में कोई amendment पास किया जा सकता है, इसके लिए कानून पास किया जा सकता है. In 2018, Law Commission's working paper suggested possible amendments to the Constitution. Why Constitution में amendment की ज़रूरत क्यों है? Constitution में amendment की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो टाइम पीरियड है 5 साल का लेजिस्लेटिव असेंबली का, इसको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत पड़ेगी अगर फिर से कहीं डिसरप्शंस होते हैं. आप समझिए इस चीज़ को, अगर अभी अलाइन कर दिया गया, एक बार 2029 या 2034 किसी भी साल गवर्नमेंट धीरे धीरे करके सारे इलेक्शन प्रोसीजर्स को अलाइन कर देती है, सारे इलेक्शंस एक साथ होने लगते हैं. एंड व्हाट इफ 5 साल से पहले उस टर्म में किसी का डिसोल्यूशन हो जाए किसी हाउस का, फिर उसका रेमेडी क्या होगा? सो द फिजिबिलिटी ऑफ इट एंड ऑल्सो देयर शुड बी सम अमेंडमेंट्स, ताकि अगर जो बाकी जैसे 2.5 साल किसी गवर्नमेंट का हो चुका है एंड इट फॉल्स, द डिसोल्यूशन और डिसरप्शन ऑफ हाउस अकर्स, फिर 2.5 साल जो बचे हैं उसका क्या होगा? द नेक्स्ट गवर्नमेंट विच विल बी इलेक्टेड शुड बी इलेक्टेड ओनली फॉर दैट पीरियड, एंड दैट इज हाउ द नेक्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन विल बी ऑल्सो अलाइंड. इन 2023 सितंबर 2023 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बैठाई गई. गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू एक्सप्लोर फिजिबिलिटी एंड रोड मैप. हाउ शुड द गवर्नमेंट प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट दिस वन नेशन वन इलेक्शन. एंड फिजिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कितना इसको अप्रोच किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है. व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया. रैशनल और नीड फॉर इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ज़रूरत क्यों है इसकी. जैसा मैंने बताया, प्राइमरी गोल इज़ टू सेव मनी, कॉस्ट एफिशिएंसी, फाइनेंशियल सेविंग्स. होल्डिंग अ सिंगल लार्ज इलेक्शन could significantly reduce the cumulative expenditure on polling, security, transportation and logistics. जो खर्च होते हैं ट्रांसपोर्टेशंस पे, सिक्योरिटी पर्सनल के डिप्लॉयमेंट पे, ईवीएम मशीन्स जो डिप्लॉय किए जाते हैं, पोलिंग स्टेशंस पे जो पर्सनल्स, गवर्नमेंट के जो
कर्मचारी हैं वो लोग जब वहाँ पे ड्यूटी के लिए जाते हैं उसमें खर्च होता है। और इसके अलावा अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, लोअर रेपिटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स फॉर इलेक्शन कंडक्शन। जो रिपीटेशन ऑफ इलेक्शंस हैं, कभी स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस हो रहे हैं, कभी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, कभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है उसको भी राहत मिलेगी। गवर्नेंस फोकस, जैसा मैंने आपको डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, गवर्नेंस के ऊपर फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का, ना कि अपनी कुर्सी को, अपने पावर को रिटेन करने के ऊपर। रिड्यूस्ड पॉलिसी पैरालिसिस, frequent elections lead to model code of conduct being enforced repeatedly, restricting new policy announcements or projects. ये वर्ड्स और फ्रेजेस आप याद रखेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू किया जाता है? व्हेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंसेस द डेट ऑफ इलेक्शन। और जब तक इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। इट इज इन फोर्स, एंड इन दिस प्रोसेस, इन दिस पीरियड, नो गवर्नमेंट कैन अनाउंस एनी न्यू प्रोग्राम और लॉन्च एनी स्कीम, और इसकी वजह से गवर्नेंस के ऊपर बुरा असर पड़ता है। ग्रेटर कंटिन्यूटी, गवर्नमेंट्स कैन फोकस ऑन गवर्नेंस रादर देन परपेचुअल कैंपेन साइकिल। कैंपेन साइकिल में इन्वॉल्व हो जाते हैं लोग। अब जैसे हमारे देश में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दीज आर द थ्री पार्ट्स, पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर हैज सम कॉमन मेंबर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इनके जो भागीदारी होती है कैंपेनिंग में, इसके वजह से दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर गवर्नेंस, देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटीज गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। इलेक्टोरल फटीग, electoral fatigue, voters constant electioneering can lead to voters fatigue। अब 3 लेयर के गवर्नमेंट्स हैं, लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। सब इलेक्शन प्रोसेस में जो वोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और फिर जो पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शन है, वोटर टर्नआउट है इलेक्शंस में, वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है हमारे देश में। That is also not a good example or good sign of a representative democracy when most of the people are not participating in election process. Political parties, recurrent campaigning drains resources and may distract from legislative responsibilities. When they are involved in campaigning, political parties are involved in campaigning, the leaders who are in government associated with that political party get also distracted from their legislative duties. Nationwide discussion, single issue focus, one large election may encourage a more holistic national debate on issues rather than fragmented state level ones. जब इलेक्शंस एक साथ होंगे, पूरा इंडिया एक साथ इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा, then there will be a wider discussion on the issues जो असलियत में हमारे देश के मुद्दे हैं, जिससे देश का विकास हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा हो पाएगी। Implications and potential benefits, streamlined process, लॉजिस्टिक्स में वन नेशनल इलेक्टोरल रोल की ज़रूरत है, कॉमन EVM यूसेज होगा, यूनिफॉर्म वोटर आउटरीच। सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस। अगर इसे इम्प्लीमेंट किया गया वन नेशन वन इलेक्शन को, देन जो इलेक्टोरल रोल है, यानी कि जो लिस्ट ऑफ वोटर्स है, इसका भी कॉमन होना ज़रूरी है। ये रिकमेंडेशन भी कमिटीज़ के द्वारा की गई है, बिकॉज लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शंस होते हैं, अभी देखा गया है, कई बार ये देखा गया है अलग अलग स्टेट्स में, स्टेट इलेक्शंस में जो वोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं उनके नंबर्स, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेशन लोगों का सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से काफ़ी वेरी करता है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सजेस्टेड बाय मेनी कमिटीज़, particularly the Ramnath Kovind committee, that
there should be an one electoral roll, common EVM usage and uniform voter outreach. Security, single phase or fewer phased polling reduces repeated deployment of security personnel. इसका ये भी फायदा होगा कि डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स, गवर्नमेंट पर्सनल्स, एम्प्लॉइज विल बी रिड्यूस्ड. स्टेबल गवर्नेंस, पॉलिसी कंटिन्यूटी, गवर्नमेंट्स एट बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन प्लान लॉन्गर टर्म इनिशिएटिव्स. फिर उनके पास ये डर नहीं होगा कि 6 महीने के बाद हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो वो अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम और हमारे लॉन्च किया हुआ प्रोग्राम डिस्करेज हो जाएगा. अभी हमेशा ये कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है गवर्नेंस का, एक्चुअल एग्जीक्यूशन होने से पहले लोग यहाँ ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे स्टेबिलिटी गवर्नमेंट में बनी रहे. फास्टर डिसीजन मेकिंग, legislative business is not disrupted by frequent electoral code restrictions. तो ये बार बार जो इलेक्शन प्रोसेस रिपीट होता है इसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो अफेक्टेड. वोटर इंगेजमेंट, हाई टर्नआउट पॉसिबिलिटी, अ सिंगल मेगा इलेक्शन कैंपेन कुड जेनरेट ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट. जब इलेक्शन प्रोसेस एक साथ होंगे, बार बार वोटर्स को इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होना होगा, तो ये कहा जा रहा है कि फिर वोटर टर्नआउट भी ज़्यादा होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा इलेक्शन प्रोसेस में. बूस्ट टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, अ यूनिफाइड पोल शेड्यूल माइट एनकरेज कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब एक साथ इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी तो जैसे आप इलेक्शन के टाइम पे ये सुनते होंगे दैट दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इज अलाइंड विथ अनदर पॉलिटिकल पार्टी इन स्टेट बट एट द सेंट्रल लेवल दे आर अगेंस्ट ईच अदर. ये जो डिलेमा है, सेंटर पे अगेंस्ट में है, स्टेट पे एक साथ इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट में एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं और सेंटर पे एक दूसरे के साथ अलाइंड है. सो दिस डिलेमा विल ऑल्सो बी एड्रेस्ड. SR Bommai case, SI Bommai versus Union of India 1994, the Supreme Court affirmed that states have independent constitutional status and play a crucial role in nation's political, social, educational and cultural life. स्टेट का अपना आइडेंटिटी है. SR Bommai केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया दैट द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट शुड बी प्रोटेक्टेड टू प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज द फेडरलिज्म ऑफ इंडिया. क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस की अब हम बात करते हैं. ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में आपको समझ में आएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चैलेंजेस क्या हैं? टेन्योर मिसमैच. Each state assembly has its own 5-year term, which may begin and end on different dates. So tenure mismatch कैसे होगा? जैसा मैंने बताया 5 साल के लिए अगर कोई गवर्नमेंट स्टेट में इलेक्ट होती है और बीच में अगर उसका डिसोल्यूशन हो जाता है, फिर अगला पीरियड जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो 2.5 साल के लिए गवर्नमेंट फॉर्म होगी. तो क्या इससे स्टेट की ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई? जस्ट टू मेक इट अलाइंड विद द प्रोसेस और द टाइमलाइन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबली के इलेक्शन सिर्फ 2.5 साल के लिए गवर्नमेंट फॉर्म करेगी. अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड. कौन कौन से अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? देयर आर particularly 3 amendments and another 1 extra article will be inserted that we will see in the end of this session. For the brief, आप ये 2 amendments याद रखें. Article 83 which talks about duration of parliament and Article 172 which talks about duration of state legislature. So these main
articles of the constitution must be amended to implement one nation one election, because यहाँ पे ड्यूरेशन का ही सवाल है. Synchronization issue. If a state government falls prematurely or a hung assembly occurs, new election would disrupt the synchronicity. फिर नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा वो अगर 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनाएगी तो फिर अलाइनमेंट कहाँ रहा, और अगर अलाइनमेंट नहीं करना है तो इसे इंप्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत है. अगर आप इसकी किसी इलेक्शन प्रोसेस को नेक्स्ट न्यू गवर्नमेंट बनती है, अगर उसको आप अलाइन करना चाहते हैं, देन यू हैव टू curtail the time period of next new government which will be formed in the state. Impact on federal structure. Regional autonomy. Regional parties fear that local issues will be submerged under national narratives. क्या ऐसा कभी पहले हुआ है? When a strong figure, a strong leader is holding the position of prime minister, स्टेट के इश्यूज सबमर्ज्ड हो जाते हैं. दे आर इग्नोर्ड और दे स्टैंड एट द सेकेंड प्रायोरिटी. सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्ट्रांग पार्टी है, स्ट्रांग लीडर हैं, उनके फेवर में लोग वोट करना चाहते हैं. जैसा देखा गया है रिसेंट टाइम्स में, व्हेन द पॉपुलर फेस नरेंद्र मोदी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, केम इनटू द पिक्चर, 2014 इलेक्शन was completely influenced by his name. और उसके बाद जो भी इलेक्शन प्रोसेस हुए उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इमेज को बहुत बड़ा दिखाया गया, एंड दैट इन्फ्लुएंस्ड द इलेक्शंस ऑफ स्टेट असेंबली. और इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का ये कंसर्न है दैट द इशू, प्राइमरी इशू ऑफ स्टेट असेंबलीज गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड. फिर उनको प्रॉपर एड्रेस करने का मौका नहीं मिलता है इश्यूज को. डोमिनेंस ऑफ नेशनल पार्टीज. द शिफ्ट टुवर्ड अ सिंगल इलेक्शन साइकिल मे बेनिफिट लार्जर वेल फंडेड पार्टीज. डोमिनेंस ऑफ नेशनल पार्टीज, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनके फंड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग बाय पावर, मसल पावर, मनी पावर. जो रीजनल पार्टीज या फिर जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं, इन लोगों के अंदर डर है दैट दे विल नॉट हैव दैट मच पावर और दैट मच इन्फ्लुएंस टू रीच आउट टू द पीपल इन कैंपेनिंग प्रोसेस. लॉजिस्टिकल चैलेंजेस. Conducting elections simultaneously across a vast country like India is a massive undertaking. Ensuring election commission can handle such a single window election effectively. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे इलेक्शंस करवाती हैं. इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जो कि सफिशिएंट होते हैं अलग अलग समय पे इलेक्शन करवाने के लिए. बट जब इलेक्शंस एक साथ होंगे पूरे देश में, तो जो ज़रूरतें हैं लॉजिस्टिक्स की, मशीनरी की, ये काफ़ी ज़्यादा होगी और इसका डिप्लॉयमेंट काफ़ी ह्यूज होगा. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीड्स टू ensure the availability of its resources to conduct the election free and fair manner. Voter behavior and democracy. Local issues neglected. Simultaneous elections may push localized problems or demands to the background. We have already discussed. Bipolls versus full polls. Even when synchronization and vacancies or unforeseen dissolution would necessitate bipolls, partially nullifying the one nation one election concept. जब disruptions होंगे या फिर वैकेंसीज ड्यू टू डेथ और एनी अदर रीज़न, पोस्ट जब वैकेंट होगा तो उसके लिए इलेक्शंस बाई पोल्स करवाने पड़ेंगे. एंड देन अ प्रॉपर फ्रेमवर्क और अ प्रॉपर गाइडलाइन शुड बी देयर सो दैट दिस सिंक्रोनिसिटी ऑफ इलेक्शंस डू नॉट ब्रेक. जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, उनकी बात करते हैं पहले. क्या स्टैंड है सबका? Parliament would have to enact and pass the requisite constitutional amendments.
कमिटीज़ जो फॉर्म की गई थी या फिर जो पेपर्स पब्लिश किए गए थे लॉ कमीशन के द्वारा, दे प्रपोज सम अमेंडमेंट्स एंड पार्लियामेंट विल हैव टू इनैक्ट दोज अमेंडमेंट्स। आपको ये समझना है, अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2024, अ बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और उसमें ये प्रपोज किया गया अमेंडमेंट्स के बारे में। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है, सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस को सिंक्रनाइज करने के लिए या फिर इनके साइमल्टेनियस इलेक्शन प्रोसेस को हेल्ड करने के लिए ये बिल पास किया गया है, नॉट फॉर द म्युनिसिपल और लोकल बॉडी इलेक्शंस। बिकॉज अगर लोकल बॉडी के इलेक्शंस को भी अलाइन करना पड़ेगा, देन देयर विल बी मोर amendments required for that. So to introduce a bill there should be a simple majority in the house, और इसके वजह से ये इंट्रोड्यूस हो गया। बट इट वॉज क्रिटिसाइज्ड कि अगर इस बिल को पास करना होगा देन इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज फिर स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इफ द क्वेश्चन ऑफ federalism or the basic structure comes into picture, that bill must be ratified by half of the states also, and that will be another complication in the process of implementation of one nation one election. What is the stand of judiciary? Judiciary typically avoids interfering in political matters unless there is a clear constitutional violation. So if the basic structure or any constitutional violation is not happening during the implementation or the passing of the bill, then Supreme Court has taken a stand that it is not of the matter of judiciary and it comes under the ambit of political issues, and that is why judiciary has not commented on this issue. Election Commission of India has indicated it is technically prepared, but it has also flagged logistical and resource concerns. We have already discussed that Election Commission of India is prepared to implement or to conduct election all over the country at the same time, but there are resource concerns like availability of EVM machine or VVPAT, and also the manpower, the deployment of personnel. So if that issue is addressed, then Election Commission of India has suggested that it is possible to conduct election all over the country at the same time. A standing committee and law commissions, their reports have suggested frameworks, but note it needs multi-party consensus. Every political party who has a say in legislative assembly must come on the same platform. They must agree to implement this one nation one election. Now, अभी तक जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, सारे डायमेंशंस को एड्रेस करता है। अब जो रीसेंट डेवलपमेंट है इस इशू में, जैसे कि रिपोर्ट इन मार्च 2024 एक रिपोर्ट पेश की गई, द कमिटी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ये कमेटी कब बनाई गई थी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सितंबर 2023 में, और इसका रिपोर्ट कब प्रेजेंट किया गया? मार्च 2024 में। तो अगर सवाल रामनाथ कोविंद कमेटी के ऊपर आता है तो आपको फिर इन पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा। द कमिटी नोटेड दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन कोड बूस्ट इंडिया जीडीपी बाय 1 to 1.5%, citing saving from reduced election cost and fewer governance disruptions. जब लेजिस्लेटिव असेंबली में सिटिंग में होती हैं हाउसेस, उस वक्त अगर डिसरप्शन होता है तो इससे फाइनेंशियल लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्लस जो इलेक्शंस प्रोसीजर को रिपीट किया जा रहा है बार बार, इससे भी एक्सचेकर गवर्नमेंट के ऊपर कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, फाइनेंशियल ड्रेन ज़्यादा हो रहा है। अगर इलेक्शंस एक साथ होंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जीडीपी का 1 to 1.5% बूस्ट होगा, कॉस्ट कटिंग होगी। Committee recommended phased approach to simultaneous elections. So it is estimated that if everything goes fine, 2029 का इलेक्शन या फिर 2034 का इलेक्शन
ऐसा इलेक्शन होगा जब स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस अलाइंड होंगे और सबका इलेक्शन एक साथ कंडक्ट करवाया जाएगा. Committee suggested using unified electoral roll and single voter ID system for all elections. All elections means state and central legislative elections. Election Commission of India should oversee logistics and execution of simultaneous elections, ensuring consistency and protocol compliance. So it is the duty, sole responsibility of Election Commission of India to take care of all the issues during election procedure. Implementing simultaneous elections requires constitutional amendments with a comprehensive legal framework essential to support the initiative. So there should be a legal framework so that if anything goes wrong, the government has a path or a framework to address all those issues. Now moving forward, when it is talked about the amendments, there should be some amendments. The Amendment Bill 129. Amendment Bill 129 was presented, introduced in the House, and the bill proposes to insert new Article 82A, which talks about simultaneous election to the House of the People and all legislative assemblies. So this will be the new article inserted in the Constitution under 82A. And two amendments, which 83 and 172, which talks about the duration of the House, and 327, which talks about the power of Parliament to make provision with respect to elections or election to the legislatures. So these amendments will be needed to implement one nation, one election. Now moving forward, I have given you a probable question which can be asked in the exam. One nation, one election has been proposed as a measure to introduce election related costs and bring stability in governance. So this is a statement which you have to support through your arguments. Now you also have to critically examine the potential benefits and challenges of implementing this idea in India's federal structure. अगर इसे implement किया जाए तो potential benefits क्या होंगे, and what will be the challenges the government administrative machinery will have to face in implementation of one nation one election. तो इसके इंट्रोडक्शन कैसे होंगे? इंट्रोडक्शन में आपको इस फर्स्ट स्टेटमेंट को सपोर्ट भी करना है, and then you also have to highlight the potential challenges in the process. So introduction which I have framed is here. You can also write another introduction to practice. While one nation, one election could streamline India's electoral process, it hinges on a delicate negotiation between efficiency and federal diversity, which is a federal diversity is a hallmark of Indian democracy. So I have highlighted that this process of election will be beneficial by streamlining the electoral process, and also there is a problem that it hinges on a delicate negotiation between efficiency and federal diversity, because there is a question that state assemblies or the political parties, regional political parties, are scared about, they are not confident about this implementation of the bill. Now you will have to write the body according to the question which I have already discussed in the initial part of this session. Conclusion should be one nation, one election concept promises reduced costs. So in the body part, you have analyzed every part of it, that it will reduce the cost, less electoral fatigue, more focused governance. These points you will have to highlight in the body part, and in conclusion you conclude by saying that I have given all the dimensions in the answer. It is necessary to build consensus among parties to address the question about federalism, regional representation, and practicality of synchronizing diverse political cycle.
So it is also important. This implementation of one nation, one election has some problems in it, and it can be addressed if all the political parties build consensus among each other and address the issue of federalism, regional representation, and practicality of synchronizing. So if in the next phase of election, any house which is disrupted before completing its term, how that situation will be handled, that is also a problem, and it can be solved by if all the political parties and all the institutions agree on a same framework. So this was the complete discussion on this topic, one nation one election. I hope इससे आपको बहुत benefit मिलेगा. I want you to write a model answer on this issue, and if you want, I can check your answer. You can contact me. Thank you so much.